2017 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है। ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। मौर्य साहब, बेबाक बातचीत में आपका बहुत स्वागत है। बड़ी इस बात की चर्चा हो रही है, सभी पार्टियों ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम प्रदेश की जनता कब सुनेगी? जिन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया है जी, तो अब उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं होने वाले। जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं उसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड देगा और 2017 में जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी। ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन होगा कौन? जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन जो होगा यूपी का होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। वो भ्रष्टाचार का होगा, पश्चिम का होगा, उत्तर का होगा, दक्षिण का होगा, गुंडा राज और कुशासन से मुक्त कराने वाला होगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जो भी होगा होगा, लेकिन होगा किधर से? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी इसका दायित्व जो है, हमारा जो सभी अधिकार प्राप्त जो हमारा संसदीय बोर्ड है, ये फैसला उसको करना होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते यह बात मैं बार बार यह दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी देगा, तब भी हम बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, नहीं देगा तब भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन सरकार 2017 में भाजपा की ही बनेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। केशव जी, बहुजन समाज पार्टी ने एक दलित उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि बनाया है, वो मुख्यमंत्री के रूप में। समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़े को बनाया है, कांग्रेस जो है एक ब्राह्मण को लेके आई है। बीजेपी का क्या समीकरण है इस बात को लेकर? देखिए, जो दलित को बनाए जरा उनको जरा एक हटा करके कोई दूसरे दलित को लाए, तब तो समझ में आया कि हाँ वो दलित को बनाए। पिछड़े में से जरा अखिलेश जी को हटा करके जरा उनके चाचा शिवपाल जी को ला दें, तब समझ में आया कि पिछड़े को बनाए हैं। और कांग्रेस में देखिए आदरणीय शीला जी बड़ी बुजुर्ग है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता। दिल्ली से इनको खोजने से मुख्यमंत्री मिल गए हैं, मुंबई से इनको अध्यक्ष मिल गए हैं। तो कांग्रेस को वैसे भी यूपी में कोई वजूद नहीं है। लेकिन सपा बसपा की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, यह दल के नाते राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कर रहे हैं। वो एक परिवार की पार्टी है, तो सपा एक परिवार की पार्टी, बसपा एक व्यक्ति की पार्टी है। और यह व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टियों का युग खत्म हो रहा है। इस समय विकासवादी पार्टी, लोकतंत्रवादी पार्टी, सुशासनवादी पार्टियों का युग आ गया। आरएसएस ने एक बड़ी बैठक की भोपाल में, मुख्यमंत्री को लेके हुआ कि भाई नामों पे विचार, सर्वे कराया जाएगा। पहले भी बड़े नाम चल रहे हैं, महेश शर्मा का नाम उधर चल रहा था, उस पर भी सर्वे हो गया। आदित्यनाथ का नाम नया शुरू हुआ, उस पर भी सर्वे हो गया। रोज नए नए नाम आते हैं, अब आपकी पार्टियों में नए नए नेता भी आ रहे हैं। ये तो मतलब भाजपा है ना, भाजपा में लोकतंत्र है। यहाँ नेतृत्व करने वाले मतलब मैं सपा और बसपा के जितने नेता हैं सब मिला करके जितने नहीं होंगे, हमारे पास 100 से अधिक उससे बड़े बड़े नेता जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वालों की कमी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की ताकत है कि कोई भी चाहे वह से अगर नाम पूछा जाए तो वो उनके जहन में कोई नाम होगा। जाति पूछी जाए तो आप वही बता दीजिए भाई। मैं आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष के पास इस बात का अधिकार नहीं होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस नाम को नाम सुझाने का अधिकार तो नहीं। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा रखता हूँ और नेतृत्व हमारा जो फैसला करता है वो एकदम सही फैसला करता है और उस फैसले के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तैयार है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, दयाशंकर सिंह पार्टी में कब शामिल हो रहा है आपके? दयाशंकर सिंह की पार्टी से निष्कासित इस समय है और शामिल होने के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं, ना ये वर्तमान में कोई विचार। बीजेपी चुनाव अगर लड़ाना चाहेगी, स्वाति को टिकट आप दे रहे हैं? आप लोग स्वाति सिंह जी आवेदन करेंगी तब उनके बारे में विचार करेंगे। अभी उन्होंने कोई आवेदन चुनाव लड़ने की दृष्टि से नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में, हमारे पार्टी के पदाधिकारी रहे श्री दयाशंकर सिंह जी, भाजपा के पूर्व नेता रहे, आज वो निष्कासित हैं, लेकिन उनके परिवार की हर कठिनाई को भारतीय जनता पार्टी अपनी कठिनाई मान करके परिवार के साथ। दयाशंकर सिंह के बयान के बाद से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि भाई दयाशंकर सिंह को पार्टी जल्दी से जल्दी शामिल करेगी, लेकिन अभी उसको कोई विचार अंदर खाने में नहीं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। आपकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। आप चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं? जी, समाजवादी। अच्छा दयाशंकर जी, जब आप अध्यक्ष बन के आए थे तो आपने कहा था कि आपका किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होता।
क्या हम लोग ये मान के चले कि बीजेपी का किसी पार्टी के साथ लगभग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं है। अपना दल चूंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा के चुनाव उस समय हमारा पार्टनर के नाते हमारे सहयोगी के नाते चुनाव लड़ा था, तो स्वाभाविक तौर से हमारे गठबंधन के हिस्से हैं और उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अनुमति दी, मैंने भी सहमति दी है। चुनाव के बाद भी गठबंधन आप नहीं करेंगे? उसकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी को जीतने जा रही है। हम 337 अगर 2014 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते तो विधानसभा के अंदर हमारे 337 विधायक होते, लेकिन उस समय चुनाव नहीं हुए और अखिलेश जी ने नैतिकता के आधार पर उस समय इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा दे देते तो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है। इधर लगातार आपके हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन पर बहुत सारे मुकदमे हैं, अपराध का आरोप है। बीजेपी बड़ी बातें ये करती थी कि भाई हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं, उनको अपराध से दूर रखते हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि आप कतनी और कर्मी में बहुत बड़ा फर्क है? भारतीय जनता पार्टी ना अपराध की समर्थक है ना अपराधियों की समर्थक है। किसी के ऊपर कोई राजनीतिक मुकदमे में नहीं जाता और कहीं कुछ चीज़ें हो सकता है किसी नाम पर ऐसी कोई बात हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सदैव गंभीर है। ना हम अपराध के पक्ष में, ना अपराधी के पक्ष में है, ना अपराधीकृत करने वाले के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने के वादे के साथ जनता के बीच में जा रही है और जनता का बहुत समर्थन हमें मिल रहा है। हमें उम्मीद से ज़्यादा लोगों का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। उसका विशेष कारण है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गाँव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए जो काम किया जा रहा है उसका परिणाम मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपराध और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और कानून व्यवस्था की चुनौती देने वालों के खिलाफ। सर ये कह रहा हूँ कि आप लोग का क्या टारगेट है, आप लक्ष्य क्या है आपका? जैसे लोकसभा में मोदी जी ने एक लक्ष्य तय कर दिया था, क्या लक्ष्य है और उसको पूरा करने के लिए अभी नई कौन कौन सी चीजें आप जो पार्टी में लागू करने जा रहे हैं? मैंने ये बहुत आपका वार रूम तैयार हो गया है आपका, ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी 2017 में 2014 दोहराई, अर्थात 337 विधानसभा सीटों पर अगर हम प्रथम स्थान पे पहुंचे थे तो उस स्थान को प्राप्त करना एक हमारा पहला लक्ष्य है। हम उससे आगे निकल जाएं, उससे भी अधिक जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमें मिले, हम जनता का उसके लिए धन्यवाद करेंगे। और मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो जातिवाद की राजनीति करने वाले हैं, परिवारवाद की राजनीति करने वाले हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले हैं, गुंडाराज की राजनीति करने वाले हैं, उनसे पूरी तरह से ऊब चुकी है और प्रदेश की बर्बादी के लिए दोनों दलों को, सपा और बसपा दोनों को जिम्मेदार। सर आपने अपने कई जुलूस में कहा कि राम मंदिर कभी भी बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, तो क्या रहा है? वोट देने का खाली जरिया रहा है? वोट देने का राम जन्मभूमि आस्था का विषय, वोट का विषय नहीं है। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से, हम श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने इसके तो समर्थक हैं, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए हम वोट मांगने जनता के बीच नहीं गए। हम उसके लिए संघर्ष करें तो हम वोट की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, चले राम मंदिर बनवाओ, हम उनका समर्थन करेंगे और राम मंदिर के नाम पे वोट लेंगे। उनको कौन रोक रहा है? बहन मायावती जी ने अखिलेश यादव अभी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि भाई हमने तो मुख्यमंत्री की घोषणा करके रखी है, बीजेपी बताए मुख्यमंत्री कौन है उन्होंने, और उसके बाद आप लोगों ने संघ की वहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई, लोगों की बैठकें शुरू हो गई। श्री अखिलेश यादव जी की घबराहट है, बहन मायावती जी की सबकी घबराहट है, वो सब घबराहट नहीं सुनाए। उनको उत्तर प्रदेश का सच मालूम है, उनके पास भी तंत्र है, उनके पास भी पार्टी का छोटा मोटा टूटा फूटा चाहे गुंडे अपराधियों माफियाओं जिनका भी नेटवर्क है उनको जमीनी हकीकत का पता है, इसलिए वो जानते हैं क्या होने वाला है। वो मुख्यमंत्री हो रही है और मैं बार बार ये कहूँगा, ये सैफई परिवार के शासक के नाते अंतिम शासक। अच्छा, आजकल सर एक और चीज बड़ा चैलेंज है, लोगों को पोस्टर बॉय बना दिया जा रहा है, आपको कृष्ण बना दिया, फिर अर्जुन बना दिया, समाजवादी पार्टी को कौरव बना दिया, आपने चेतावनी भी दी, लेकिन ये गलत है। मैं इस बात की मतलब कतई मैं समर्थन नहीं करता। जो देवी देवता है वो उनके प्रति मेरी आस्था है और मैं भाजपा के लिए ही नहीं, राजनीति में इस प्रकार से किसी देवी देवता को किसी नेता के रूप में और किसी से जोड़ करके प्रस्तुत किए जाने को विरोध हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैराना को लेके जो है बीजेपी बहुत एग्रेसिव थी, आपने एक दल भेजा वहाँ पे, उसकी जांच रिपोर्ट आई गवर्नर के पास, अब क्या हो रहा है? बीजेपी इस मुद्दे को लेके कैसे आगे बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का माहौल है जी। समाजवादी पार्टी सरकार जब से आई है, समुदाय विशेष के गुंडों को मनोबल बढ़ा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए अपराधियों को मनोबल बढ़ा, माफियाओं को मनोबल बढ़ा। कैराना ही नहीं, अगर सही तरीके से जांचा जाए तो 100 से अधिक कैराना उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी देश के इतिहास के सबसे असफल मुख्यमंत्री, कानून व्यवस्था ही संभाल नहीं सकते, अपराधियों पर अंकुश लगा नहीं सकते,
माफियाओं को संरक्षण करना इनकी मजबूरी है और गृह विभाग इनके पास है, तो ये कह नहीं सकते कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, इसके लिए कोई मंत्री जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो श्री अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। इनके शासन में 150 से अधिक पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं, 1,500 से अधिक पुलिस के लोग पीटे जा चुके हैं, सिपाहियों के द्वारा पीटे जा चुके हैं। और इतना सब करने के बाद हम लोग कानून व्यवस्था को लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कल भी मैंने देखा कि गाजियाबाद में एक पुलिस वाले पर गोली चला दी गई। पुलिस इस समय अपराधियों से डर रही है, अपराधी पुलिस से नहीं डर रहे हैं। ये है अखिलेश सरकार की उपलब्धि। सर, अभी हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी में शामिल हुए, ब्रजेश पाठक शामिल हुए। देख रहे हैं बसपा लगातार जो है टूट रही है और बीजेपी के खाते में ही आ रही है और किसको किसको शामिल कराने जा रहे हैं और इनको किस तरह की जिम्मेदारी। 2014 का एक नारा था भारतीय जनता पार्टी के नेता कहिए, विश्व के सबसे शक्तिशाली इस समय नेता कहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत देश। और 2017 के भारतीय जनता पार्टी का नारा है सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। और इस नारे के अंतर्गत हम जो अच्छे लोग हैं उनको फिल्टर करके भारतीय जनता पार्टी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि आने वालों की इतनी बड़ी संख्या है कि अगर प्रदेश कार्यालय का दूसरे दलों से आने वाले लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया जाए तो दूसरे कार्यालय में केवल मक्खियाँ घूमेंगी, नेता नहीं बचेंगे। तो अभी बहुत सारे विधायक आपके संपर्क में हैं? विधायक तो इतनी बड़ी संख्या में हैं कि अगर मैं ले लूँ तो मेरे यहाँ समस्या पैदा हो जाएगी। तो आप सरकार बना देंगे? मुझे लगता है कि सरकार मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और जिनको लगता है इनको लेना चाहिए, जहाँ पर हमें आवश्यकता लग रही है और जिस नाम पे कोई बहुत ऐसा विरोध नहीं है, उन नामों पर विचार कर रहे हैं और किस्त आ रही है, अभी और किस्तें आएंगी। किस तरह की जिम्मेदारी इनको देंगे, क्योंकि अब इतनी संख्या में लोग आ गए हैं तो इनको भी तो कोई ना कोई काम आपको देना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एक नई गुटबाजी शुरू हो जाएगी। नहीं, कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ना है ना होगी। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले नेताओं को भी यह बता दिया गया है कि वह उनकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ प्रदेश, जिस प्रदेश के पास संपूर्ण संभावना है, वैसा प्रदेश बनाने का एक शानदार मौका है। तो भाजपा में है, वो सबको मैंने आह्वान किया है, आग्रह किया है कि बहुत टिकट की इच्छा से ना हो। 2017 भाजपा की सरकार बनाने के लिए भाजपा जिसको टिकट देगी उसको जिताने के लिए आप भाजपा को मजबूत करने की। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मौर्य जी से बात करेंगे इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में और इनके सपनों के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई। अब बात करते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। केशव जी, आप एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए, कहते हैं आपने चाय बेचा, अखबार बेचा। किस तरह से, जैसे मोदी जी ने भाई सैनिकों को चाय पिलाई, तो आपने किनको चाय पिलाई? ये क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, जिस गांव से हूँ, जो मेरी आयु है वो अभी बड़ी आयु भी छोटी है जी जी, और जिनको मैंने अपने हाथ से चाय बना के पिलाया, वो चाय पीने वाले भी अभी घर पर है, सब आशीर्वाद देते हैं, उनको खुशी होती थी। देखो कल जो हमको चाय बना करके पिलाता था उत्तर प्रदेश भारतीय जनता तो चाय की बनाने की कोई स्टाइल आपकी थी? कोई मोदी जी? निश्चित तौर से स्टाइल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा तरीका अपना करके अच्छी चाय बना करके पिलाने का हम लोग काम करते थे। और एक दिन में 40-40 लीटर दूध की चाय मैं लोगों को बना के पिलाने का काम किया हूँ। और बहुत अच्छी छोटी दुकान थी, छप्पर के नीचे थी, लेकिन बहुत अच्छा। कहाँ पे थी दुकान? ये सिराथू मेरा जन्म का स्थान है, माननीय जनपद कौशाम्बी का हिस्सा है, तो वहाँ पर दुकान थी। वहाँ दुकान में मुझे वहाँ मेरे लिए गौरवशाली, मतलब एक तरह से अनुभूति देता है कि मैं गरीब परिवार में अपने पिताजी के साथ और दुकान में रह करके पढ़ाई में भी व्यवधान आता था, लेकिन फिर भी जितना अधिक से अधिक सहयोग होता था वो करता था और करके दुकान को चलाता था। उससे परिवार का भी भरण पोषण होता था और परिवार आगे। बचपन का क्या सपना था आपका? आपको क्या लगता था कि केशव प्रसाद मौर्य क्या बने? जैसे मोदी जी को मन में था कभी कि वो सैनिक सेना में जाना चाहते थे, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना चाहते थे वो, देखिए और उन्होंने अपने पिता से भी कहा था, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि हम चूंकि गरीब हैं इस नाते हम आपको नहीं भेज सकते। तो आपका कोई सपना था? मेरे मन में सदा यह भाव रहता था, मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कभी राजनीति के ऐसे मुकाम पे कभी जा करके पहुंचना पड़ेगा और ऐसा मौका मिलेगा कि मैं विधायक बनूंगा, फिर सांसद बनूंगा, फिर विश्व की सबसे पार्टी और देश के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा। ये कल्पना नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे मन में चूंकि गरीबी मैंने निकट से देखी है और जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ से माँ शीतला का धाम है जी, गंगा माँ के तट पर शक्तिपीठ है। गरीब आदमी को बहुत मुझे, चूँकि गरीब आदमी के मन में एक आस्था इतनी गहरी होती थी
तमाम कष्ट सह करके, जैसे गर्मियों के महीने जी जी मेरे घर रोड और बीच में कुछ आम की बाग वगैरह जो छोटी मोटी आमों की थी वहाँ पर रहता। जब कोई गांव का व्यक्ति चिलचिलाती धूप में गंगा स्नान करके माँ भगवती के दर्शन के लिए जाता था, तब वो लोगों के पैर में चप्पल नहीं होती थी। मुझे उनके पैर की ओर मेरा ध्यान जाता था कि भगवान ऐसी कोई परिस्थिति पैदा करी है कि यह जो पीड़ा सह करके भगवान के प्रति भक्ति रखता हुआ जा रहा है, इसकी पीड़ा को हर सकूं। मतलब यह मेरे मन का लगातार भाव रहता था। जिन घरों में मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे परिवार पहले भी थे, आज भी हैं, जिन घरों में दोनों समय का भोजन मुश्किल है। उन परिवारों में से दूसरे का नहीं, मेरे परिवार में भी ऐसी परिस्थिति थी कि दोनों समय का भोजन मुश्किल था। और भोजन में अगर रोटी बन गई तो सब्जी नहीं है, अगर सब्जी बन गई रोटी बन गई तो चावल नहीं है। तो ऐसे कई दिन ऐसे देखे हैं, झेले हैं। लेकिन इसमें मेरे मन में था कि इस देश का जो गरीब आदमी है, वास्तव में वह जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का जो मतलब एक नारा है और उसके अंतर्गत समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना करके और उसे दूर करने का जो लक्ष्य प्राप्त करने का मौका है वह प्राप्त करना चाहिए। मेरे मन में सदा गरीबों के उत्थान के लिए और गरीब परिवारों में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं लोगों के लिए आपने कभी कोई कोशिश की? बढ़ते रहते हैं, बहुत कोशिश की, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने के मौके दिलाए। मैं स्वयं उसका क्योंकि भुक्तभोगी रहा हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं गाँव के अंदर आज भी जिनकी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। लेकिन उन प्रतिभाओं को अगर आप स्पेस नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे मन में सदा ऐसा रहता था कि मैं कैसे वहाँ दिल ला सकूँ जब जिनको वास्तव में जो मौका मिलना चाहिए वो प्रतिभा उनकी कुंठित होकर के कहीं दबी ना रहे। अब इलाहाबाद में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। इलाहाबाद बड़ा एक जीवंत शहर है। दोस्ती के समय का जब आप पढ़ते रहे होंगे तो बहुत सारे शौक रहते होंगे, फिल्में में देखते थे आप? देखिए, चूँकि मैं बहुत शुरू से ही संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ जी, और संघ के किसी भी स्वयंसेवक के बारे में अगर आप गहराई से कभी पता करेंगे तो देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट करके भरी उसमें कोई शक नहीं। देश सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। तो पिक्चर देखने का भी मौका मिला, हाँ तो मौका मिला तो देशभक्ति से ओत-प्रोत कोई फिल्म एक दो जीवन भर में अगर गिनती गिनूंगा दो ऐसे नेताओं को जानता हूं जो बहुत फिल्में देखते थे। 10 बार ऐसा हुआ होगा जब मैं टॉकीज के अंदर गया हूँ देखा। वाजपेयी जी और मोदी जी लोग फिल्मों के बहुत बड़े शौकीन हैं, बहुत जबरदस्त। वाजपेयी जी तो इतनी फिल्में देखते थे कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकते। आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी तो बहुत पहले 1986 में हो गई और शादी के बाद से परिवार से थोड़ा बहुत समय नहीं दे पाया घर पे। लेकिन मेरे माता जी पिताजी सब लोग हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन एक बड़ी है, 2 छोटी बहनें हैं। परिवार हमारा पूरा ईश्वर की कृपा से सब परिवार को समय दे पाते हैं कुछ नहीं। परिवार को समय में सही बात यह है कि 1989 से जब से घर से निकला तब से लेकर के और अब तक की भी मैं अगर बात करूँ तो चाहता तो बहुत रहता हूँ कि माता पिता के पास जाकर उनकी चरण रज लूँ, लेकिन मौका उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि जो काम मुझे मिलता है, जिस समय मिलता है, उस काम को मैं अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से रख करके उस काम में अपने को समर्पित करता हूँ। केशव जी, अगर हम ये देखें कि भाई बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं, बीजेपी कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दों को लेके इस 2017 के विधानसभा चुनाव में जाएगी? क्योंकि उसकी तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, मैं समझता हूँ। आपके यहाँ वार रूम भी तैयार हो गया है, बूथ के कार्यकर्ताओं की आपने सम्मेलन भी कर लिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ पे आके जा चुका है। अभी ऐसे कौन कौन से काम जो बच गए हैं जिसको आप समेटने में लगे हुए हैं, और कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेके आप जो है चुनाव मैदान उतरेंगे? ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय को लेकर के हमारी लगभग सभी तैयारियाँ पूरी हैं। जो तैयारियाँ पूरी नहीं उस पर होमवर्क बहुत तेज़ी से जारी है। आज भी 2-3 सत्रों में अलग अलग महत्वपूर्ण हमारी बैठक है, भी आपके साथ बात करके मैं बैठक में जाऊँगा। और जो तैयारियाँ अधूरी उसको हम समय से पूरी करने के लिए, हर जिम्मेदार को पूरा करने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदारों की एक टीम बनाई गई है। वो टीम उस काम को कर रही है। उस टीम से फीडबैक लेकर के उसकी समीक्षा करके जहाँ किसी को जरूरत होती है उसको बताया जाता है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से मुक्त कराने का जो संकल्प है उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहे हैं। किशोर जी, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपकी पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव बहुत दूर नहीं है, आप लोग के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है।
कई सर्वे आप करा चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक आपको किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए, कब तक उम्मीद करें लोग की? भारतीय जनता पार्टी पूरे निष्कर्ष पर है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां सपा बसपा से बहुत आगे हैं। कांग्रेस तो मैंने कहा यूपी कोई वजूद नहीं, इसलिए मैं कांग्रेस का नाम नहीं लेता। सपा बसपा से बहुत आगे और इन दोनों दलों को यह पता है कि भाजपा कितनी आगे है। इन दोनों दलों के जुड़े हुए जो नेता हैं उनको भी जमीनी हकीकत मालूम है। गाँव में जाते कि भैया मोदी जी गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, जवानों के नेता हैं। और इस बार हम वोट मोदी जी को देंगे और भारतीय जनता पार्टी को देंगे। जो बहुत बड़ी लाइन जो भाजपा में आने वालों की लगी है वह इसका संकेत है कि जमीन में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से, चाहे बूथ का मामला हो, चाहे अन्य कोई आंदोलन का मामला हो। हमने अभी एक बड़ा कार्यक्रम चलाया था ग्राम उदय से भारत उदय का, 40,000 गंगा यात्रा चलाई आपने अभी, गंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा जो अभी चली, तिरंगा यात्रा को लेकर के इतना उत्साह। और जिस दिन मैं लोकसभा का चूंकि सदस्य भी हूँ, संसद में जब सत्र चलता रहता है तो हर मंगलवार को सांसदों की बैठक होती है, प्रधानमंत्री उसमें रहते हैं। तो मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा की चर्चा की। सामान्यतः तो अच्छा लगा कि 70 साल आज़ादी के पूरे हो रहे हैं और देश के उन बलिदानियों को याद करने का हमें मौका मिलेगा, नमन करने का मौका मिलेगा जिनके कारण स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। लेकिन इस यात्रा को इतना समर्थन मिल जाएगा, इतना उत्साह पैदा होगा, इतना लोगों की सहभागिता हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धियां नहीं। और भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लिस्ट कब आ रही है आपको की, मतलब हम पहले लिस्ट कब उम्मीद करेंगे भाई? देखिए लिस्ट तो हम लोग की लगभग होमवर्क हम लोगों का पूरा है, हम किस्त वाइज उसे जारी करने की तैयारी में हैं। लेकिन पहले किस्त कब आएगी? जो आप सपा बसपा की बात कर रहे हैं, देखिए सपा बसपा में क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी की तरह बताया, एक व्यक्ति कहे कि हाँ चलिए जाइए आप फला विधानसभा के प्रत्याशी, कल दूसरे दिन कोई दूसरा आ गया तो नहीं, उसमें देखो पैसा ज्यादा दे दिया है। बसपा के बारे में आप जानते हैं, सपा के बारे में नेताजी ने कुछ कह दिया, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी जिनका कोई वजूद अखिलेश जी के सामने नहीं है, श्री सुखपाल जी का, लेकिन उन्होंने कुछ कह दिया तो वो प्रत्याशी हो गए, श्री अखिलेश जी ने कह दिया तो कोई और हो गए, और फिर दूसरे दिन बदल दिए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम एकदम अलग है, बहुत तरीके से नाम को तय किया जाता है और जब एक बार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की मोहर लग जाती है वो बदला नहीं जाता और हम उसे जल्दी देंगे। किशोर जी, मायावती मुख्यमंत्री रही हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, किसके काम को बेहतर मानते हैं? इन दोनों के कारण उत्तर प्रदेश को बर्बाद होता हुआ मानता हूँ। अगर ये दोनों उत्तर प्रदेश में नहीं आए होते तो गुजरात जो कि माननीय मोदी जी का राज्य है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन गुजरात नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा नहीं आए होते, भाजपा होती, तो देश का नहीं विश्व का सर्वोच्च राज्य उत्तर प्रदेश है। मुलायम सिंह की गणना नहीं करेंगे? मुलायम सिंह जी के अपराध से त्रस्त होकर के जनता ने चरगुंडे की छाती पर मोड़ लगाओ हाथी पर के नारे को स्वीकार करके मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया। मायावती जी मुख्यमंत्री बन गए तो अखिलेश जी क्या है कि हम इनका पार्क ढहा देंगे, इनकी मूर्ति ढहा देंगे, इनको जेल भेज देंगे भ्रष्टाचार के आरोप में, इनके धोखे नौजवानों को हम कंप्यूटर लैपटॉप दे देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम नौकरियों के बौछार कर देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस समय सारे सब हो रहा था और न मुलायम सिंह जी के नेतृत्व वाला शासन उत्तर प्रदेश के लिए नजीर ठीक प्रकार से हो सकता है, न मायावती जी का हो सकता है, न अखिलेश जी का। इन सबने मिलकर के उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इस उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी संभावना है। राजनाथ सिंह का कार्यकाल आदर्श रहा है। सबसे पहले किसी भी राज्य के विकास के लिए सुशासन की आवश्यकता होती है और सुशासन सपा बसपा नहीं दे सकते। ये गुंडों को संरक्षण दे सकते हैं, भ्रष्टाचार कैसे इनकी तिजोरी भर जाए इसकी चिंता कर सकते हैं। कल्याण सिंह जी तो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन अब खैर तो आप लोगों ने उनको गवर्नर बना के भेज दिया। वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो तय करेगा भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय कल्याण सिंह जी माननीय राज्यपाल, मैं हृदय से उनका बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल भी बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। अब राम प्रकाश गुप्ता जी आपको हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके समय भाजपा के समय सुशासन रहता है। गुंडे अपराधी प्रदेश छोड़कर भागते हैं। आज क्या हालात है, आप परिवार के साथ जा रहे हो राष्ट्रीय राजमार्ग की, चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम सुरक्षित होंगे। कब आप कोई भी बंधक बना लिया जाए, अब क्या उसके साथ घटना घट जाए, मार दिया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। अखिलेश जी कहते हैं कि भाई आजम खान की भैंस खो गई थी, हम लोगों ने खोज लिया, खूब चर्चा हुई, कटेरिया जी का कुत्ता मिल गया, एक बार भी किसी ने नहीं कहा। ठीक है, अखिलेश जी को इसके लिए कोई विश्व का कोई अलग प्रकार का कोई एक पुरस्कार हो, उसको उनको देना चाहिए कि आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। और चाचा और चर्चा के कारण से पुलिस के अधिकारियों तक को गोली खानी पड़ी, मुजफ्फरनगर के दंगे का दंश झेलना पड़ा, कैराना से लोगों को पलायन करना पड़ा। श्री अखिलेश यादव जी को जनता इनके असफल कार्यकाल के नौजवानों को धोखा देने के लिए
नौकरियों भर्ती में घोटाला करने के लिए, लैपटॉप के वितरण में खरीद में घोटाला करने के लिए, लोक सेवा आयोग जैसी पवित्र संस्था जिसके माध्यम से देश को संचालित करने वाली प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा के आधार पर निखर करके आती हैं, उसको नष्ट करने के लिए अखिलेश जी को कभी नहीं माफ करेगा। नौजवान बहुत गुस्से में हैं और नौजवानों ने इनको लाया था और नौजवान ही इनको विदा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2017 में सैफई परिवार, सैफई को ही जो अपना एक तरह से मानते हैं कि उत्तर प्रदेश है उसका विकास हो जाए, तो उत्तर प्रदेश का विकास हो गया। विकास के मार्ग के बहुत बड़े बैरियर विकास विरोधी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी हैं, इनको सजा नौजवान ही देगा, किसान ही देगा। चलिए, तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इंडिया न्यूज से बेबाक बातचीत की। अगले सप्ताह हम किसी और शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे, तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।